Hello all, very good morning. Myself Sneha Kumawat. So first of all, let me inform you all that Nusrat Sana ma'am is on leave due to emergency. So for the next 3-4 days, I will cover the daily current affairs analysis. So let's start with the very first question. So first question is, recently what new requirement has the Election Commission of India introduced for registered unrecognized political parties seeking election symbols? So recently, Election Commission of India ने इलेक्शन सिंबल चाहने वाले आरयूपीपीएस के लिए नए रिक्वायरमेंट जारी करे हैं और फ्रॉम दीज ऑप्शन वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सो आंसर होगा ऑडिटेड अकाउंट्स। सो न्यूज में क्या रहा? न्यूज में ये रहा कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन सिंबल्स के अलोकेशन के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी करी है। सो इन गाइडलाइंस के तहत न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट में आए हैं जिसको जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो जिसके तहत आरयूपीपीएस को कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रोवाइड करानी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन सबमिट किए जाएंगे उसमें से पहला है ऑडिटेड अकाउंट फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक का ऑडिटेड अकाउंट रजिस्टर किया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। सेकंड है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शन। सो लास्ट 2 इलेक्शन के एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। एंड द थर्ड इज सिग्नेचर ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, यानी साइन लिए जाएंगे एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के, ताकि फॉर्मल कंफर्मेशन की जा सके पार्टी के लीडर के द्वारा। सो ये जो न्यू गाइडलाइंस आई है ये 11 जनवरी से एप्लीकेबल है और स्पेशली ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कि न्यूली रजिस्टर्ड है प्लस नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, जो स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर चुकी है। फाइन। और 11 जनवरी से इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 से इफेक्टिव है और 25 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल वोटर डे। प्रेजेंटली जो सीईसी है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर वाले हैं? 25th नंबर वाले हैं। इनसे पहले 24th कौन से थे आपको पता है तो प्लीज आप बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's Viksit Bharat Abhiyan initiative? So हाल ही में कौन से मोटिवेशनल स्पीकर और एनजीओ के फाउंडर को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है नेम्ड विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव के लिए। सो आंसर है अमिताभ शाह। So recently, government has selected Amitabh Shah, a well-known motivational speaker and the founder of NGO named Yuva Unstoppable, as the brand ambassador of its program named Viksit Bharat Abhiyan program. So Viksit Bharat Abhiyan program के अपॉइंट किए गए नए ब्रांड एम्बेसडर। अगर विकसित भारत अभियान की हम बात करें तो इसकी टाइमलाइन है एट द रेट 2047। 2047 विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक। 2047 में इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होगा अपना 100th इंडिपेंडेंस डे और उसी टाइम गवर्नमेंट का जो विजन है, विजन 2047 विकसित भारत अभियान, उसकी टाइमलाइन भी कंप्लीट होगी और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वो है अमिताभ शाह, जो कि खुद एक युवा अनस्टॉपेबल के फाउंडर है, जो कि एक एनजीओ है। सो व्हाई अमिताभ शाह? गवर्नमेंट ने इन्हीं को क्यों चूज किया? व्हाई? सो शाह का ये जो एनजीओ है जिसका नाम है युवा अनस्टॉपेबल, ये यूथ फोकस्ड फिलैंथ्रोपी है जो कि गवर्नमेंट के मिशन के साथ अलाइन करता है। इसका जो एम है वो क्या है कि अपस्किल करना है यूथ को और इम्बाइबिंग करनी है वैल्यूज को फॉर द नेशन बिल्डिंग। शाह का एनजीओ अभी तक टोटली 6 मिलियन यंग माइंड्स को स्किल कर चुका है। सो इस एनजीओ का जो मोटिव है वही मोटिव है विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव का। दैट्स व्हाई अमिताभ शाह को चूज किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट इज, what is the full form of FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar? सो फुल फॉर्म की बात की जा रही है एफएमआर की,
जो कि अभी हाल ही में न्यूज में है, इंडिया का जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, उस न्यूज के रिगार्ड में। सो एफएमआर की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर ऑपरेशनलाइज्ड है। इंडिया और म्यांमार के बिटवीन बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम ऑपरेशन में है। एफएमआर बेसिकली परमिट करता है ट्राइबल कम्युनिटीज को, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि बाउंड्री के दोनों तरफ है, इंडिया के आर भी और म्यांमार के पार भी। सो बॉर्डर के आर पार 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, वो भी विथआउट वीजा। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि 16 किलोमीटर तक आप अंदर आ भी जा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं बॉर्डर के आर पार, वो भी विथआउट वीजा। सो 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफएमआर को स्टार्ट किया था, फ्री मूवमेंट रेजिम को। लेकिन हाल ही में न्यूज में रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफएमआर को खत्म करने की तैयारी कर रही है। फ्री मूवमेंट रेजिम, जो मणिपुर की सीएम है, उनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की गई थी फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने के लिए। जो मणिपुर वायलेंस हो रहा है वो भी इसका एक रीजन है। सो रिसेंटली इंडिया ने इलीगल इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस के इंक्रीज केसेस के कारण इंडिया से एफएमआर को डिसकंटिन्यू करने की सिफारिश रखी है। सो एफएमआर को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। सो फ्रॉम नाउ म्यांमारीज नेशन एंट्री वीजास के थ्रू ही इंडिया में की जाएगी। वीजा मैंडेटरी रहेंगे म्यांमार के लोगों की एंट्री के लिए। एफएमआर की अगर हम बात करें, फ्री मूवमेंट रेजिम, इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। सो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो कौन कौन से स्टेट्स इससे अटैच्ड है? सो मिजोरम अटैच्ड है, मणिपुर है, एक नागालैंड है, एंड द फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो देख रेख करता है वो कौन करता है? असम राइफल। सो असम राइफल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। फाइन। और इसी के साथ म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिडोर। नेपिडोर ऑफिशियल कैपिटल ऑफ म्यांमार। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अ टी पार्क। सो जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, वो कौन से रिवर के किनारे पर एक टी पार्क डेवलप करने का इनिशिएटिव लेकर आ रही है? सो आंसर होगा हुगली रिवर। सो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो हुगली रिवर के बैंक पर एक न्यू टी पार्क को डेवलप करेगी। सो टू डेवलप अ टी पार्क स्प्रेड ओवर 10 to 12 एकड़ along the bank of the हुगली रिवर नियर कोलकाता। 10 से 12 एकड़ के तहत हुगली रिवर की बैंक पर कोलकाता के नियर बाय एक टी पार्क को डेवलप किया जाएगा बाय द वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। सो ये जो स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है? सो बेसिकली इसका एम है कि एस्टेब्लिश करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी। और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? सो हाल ही में न्यूज में आया कि ममता बनर्जी को इसकी इंस्पिरेशन मिली है दुबई से, जब वो अपनी विजिट पे थी दुबई पे मिडल ईस्ट में। फ्रॉम सक्सेसफुल मॉडल्स ऑब्जर्व बाय द सीएम ममता बनर्जी ड्यूरिंग हर विजिट टू दुबई इन द मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट दुबई से उनको इंस्पिरेशन मिली है इस पार्क को डेवलप करने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्ट बेसिकली मैंने बता दिया कि एक्सपोर्ट ऑफ दार्जिलिंग टी को एनहेंस करना है, और कोलकाता पोर्ट से जो कनेक्टिविटी है उससे बेनिफिट होकर, उसके बेनिफिट्स को उठाकर एनहेंस करना है एक्सपोर्ट ऑफ दार्जिलिंग टी। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, who are the target users of recently launched Arnett India's newly developed integrated web portal? सो हाल ही में अर्नेट इंडिया ने एक न्यूली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया है, और उसका जो टारगेट है वो क्या है? आंसर होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो हाल ही में एस कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी है मेट वाई यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके जो सेक्रेटरी है एस कृष्णन, उन्होंने इनोग्रेट किया है एनेट इंडिया का न्यूली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल। मेट वाई की बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है। सो ये जो न्यूली इनोग्रेटेड हुआ है इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, जिसको डेवलप किया है अनेट इंडिया ने, अनेट इंडिया जो खुद मेट वाई के अंडर आता है।
एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। 4 जनवरी न्यू दिल्ली में इन्होंने अपना न्यूली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल का बाय एनिट इंडिया, वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए है। यानी एजुकेशन सेक्टर में कुछ सर्विसेज को ऐड करना है, और जो सर्विसेज है जो ऑफर हुई है बाय द अनिट इंडियाज डेवलप्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, उन्हीं में से कुछ है। जस्ट लाइक डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम सिस्टम मैनेजमेंट, वेबसाइट एज अ सर्विस, लर्निंग मैनेजमेंट एज अ सर्विस, प्लस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी को एजुकेशन सेक्टर की हेल्प से समझाना अनेट इंडिया के न्यूली इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल का टारगेट है। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? सो नेवल स्टाफ के वाइस चीफ हाल ही में किनको अपॉइंट किया गया है? आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी। सो दिनेश के त्रिपाठी बने हैं 38 वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ वाइस चीफ, 38 वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी दिनेश के त्रिपाठी। Fine. So, Vice Admiral Dinesh K. Tripathi is appointed as a Vice Chief of the Naval Staff. So, नेवी में इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 1 जुलाई 1985 से। इससे पहले ये सर्व कर चुके हैं इंडिया को एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, प्लस ये डीजी भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं नेवल ऑपरेशंस के। इनसे पहले जो 37th पे थे वो कौन थे? संजय जसजीत सिंह। सो संजय जसजीत सिंह 37th नंबर पे थे, द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, सो प्रेजेंटली जो चीफ है ऑफ द नेवल स्टाफ वो है एडमिरल आर हरि कुमार। इंडियन नेवी जिसको पहले कहा जाता था रॉयल इंडियन नेवी ब्रिटिश एरा में, 1612 में स्टार्ट हुआ था। देन इसको रीएस्टेब्लिश किया गया था एज द इंडियन नेवी ऑफिशियली कब? 1950 में। इसका मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है मोटो इंडियन नेवी का? सो इसका जो मोटो है वो है श्रम नो वरुणः। इट मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ ओशन वरुणा बी auspicious unto us. फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट So next question is, the Hatti community, which was recently in news for legal dispute on its inclusion in scheduled tribes list, is primarily found in which state of India? So recently dispute में रहने वाली हट्टी community जिसको state की scheduled tribes list यानी एसटी लिस्ट में आने से रोक लगा दी गई, इंडिया के कौन से स्टेट पर पाई जाती है ये कम्युनिटी? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सो बेसिकली जो हट्टी कम्युनिटी है ये प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने हट्टी कम्युनिटी को स्टेट की एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने से टेम्पररी बैन लगा दी है। यानी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए सिफारिश की जा रही थी किसको? हट्टी कम्युनिटी को, बट हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑफिशियली इस पर अभी रोक लगा दी गई है, एक टेम्पररी रोक लगा दी गई है एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। किसको? हट्टी कम्युनिटी जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। सो ये जो मुद्दा है क्या था? लेट्स सी। सो जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि हट्टी कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाना चाहिए एसटी लिस्ट में, इसके लिए उन्होंने इनिशिएट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। बट जो अदर कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में है। इन लोगों ने, जो अदर कम्युनिटी के पीपल है, इन लोगों ने गवर्नमेंट के इस एक्शन के लिए लीगल पिटीशन फाइल की, जिस कारण एट लास्ट जो हाई कोर्ट है उसको इंटरफेयर करना पड़ गया स्टेट के इस मामले में। और इस कारण ये न्यूज में रहा क्वेश्चन कि हाल ही में जो हाई कोर्ट है उसने हट्टी कम्युनिटी को स्टेट की एसटी लिस्ट में आने से प्राइमरीली क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया गया है, टेम्पररी रोक लगा दिया है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र? सो महाराष्ट्र की पहली लेडी डीजी किसको अपॉइंट किया गया है? सो आंसर होगा Rashmi Shukla. So Rashmi Shukla is appointed as the first women Director General of Police in Maharashtra. So 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रह चुकी है ये। इससे पहले ये
फॉर्मर डीजी जो थे इनसे पहले, वो कौन थे? फॉर्मर डीजी है इनसे पहले वाले रजनीश सेठ। सो रजनीश सेठ इनसे पहले महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे। अगर रश्मि शुक्ला की बात की जाए तो इससे पहले सशस्त्र सीमा बल को हेड किया इन्होंने, और एडिशनल डीजी थी ये किसकी? सीआरपीएफ की। सो शी सर्व्ड एज अ एडिशनल डीजी ऑफ सीआरपीएफ, और प्रेजेंटली शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस इन महाराष्ट्र, रश्मि शुक्ला। अब बात की जा रही है फर्स्ट वुमेन की, सो फर्स्ट वुमेन से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, फर्स्ट वुमेन एज डीजी ऑफ सीआईएसएफ। सो रिसेंटली जो फर्स्ट वुमेन है डीजी सीआईएसएफ की, वो कौन है? नीना सिंह। इसके बाद अदर लेडी ऑफिसर्स की बात की जाए, सो फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। सो न्यूज में था सियाचिन पर डिप्लॉय होने वाली फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर, वो कौन है? कैप्टन फातिमा वासिम। इसके अलावा भी न्यूज में रही थी द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि है जस्टिस फातिमा वीवी। इनका हाल ही में निधन हो गया है 96 की एज में, इस कारण ये न्यूज में रही थी। जस्टिस फातिमा वीवी, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 96 की एज में एक्सपायर हो गई है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, रिसेंटली एस जयशंकर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया co-chaired the seventh meeting of the India-Nepal Joint Commission, in which year India-Nepal Joint Commission was set up. सो रिसेंटली एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने को चेयर किया, सह अध्यक्ष किया सेवेंथ मीटिंग किसकी? इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन। तो क्वेश्चन है इसकी, इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन ये सेटअप कब हुआ था? आंसर होगा 1987। सो 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था, इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन। सो रिसेंटली सेवेंथ मीटिंग हुई, ये ध्यान रखना है, किसके बिटवीन? इंडिया और नेपाल के बिटवीन। किस नेम से? इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन। कहाँ पर हुई? नेपाल, काठमांडू में हुई। सो एस जयशंकर ने इसको को चेयर किया नेपाल के मिनिस्टर के साथ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एनपी साउद। सो एनपी साउद के साथ को चेयर किया गया इस मीटिंग को एस जयशंकर ने। इसका एम क्या है? सो बेसिकली एम है कि रिव्यू देना है और स्ट्रेंथन करना है बायलेटरल रिलेशंस को। किसके बायलेटरल रिलेशन? ऑब्वियसली नेपाल और इंडिया के। इसके अलावा अगर नेपाल की बात की जाए, सो इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन हमने बात कर ली 1987 में स्टार्ट किया था। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली वो कौन है? रामचंद्र। पीएम कौन है? पुष्प कमल। फाइन, और कैपिटल काठमांडू। So the next is, which country is the host of the 19th summit of the non-aligned movement 24? तो 2024 का जो एडिशन है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको होस्ट किस कंट्री ने किया है? और नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19th समिट है ये। सो नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसका टेन्यूर रहेगा 24 से लेके 27 तक, कहाँ पर की जा रही है? युगांडा में इसको होस्ट किया जा रहा है। युगांडा जिसकी कैपिटल कौन है? कंपाला। ठीक है, सो इंडिया से इसको अटेंड करने गए एस जयशंकर। अगर हम बात करें एनएएम की, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, 1961 में इसको स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। सो कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर 1961 में एनएएम को स्टार्ट किया गया था। जनरली इसको क्रिएट क्यों किया गया था? इट इज क्रिएटेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन। सो डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एनएएम को 1961 में डेवलप किया गया था। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1961 में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी, बेलग्रेड युगोस्लाविया में। ठीक है, और जो 18th जो लास्ट एडिशन था, 18th एडिशन, वो कहाँ पर हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था 2019 में। युगांडा की अगर हम बात करें तो एक लैंड लॉक कंट्री है ये युगांडा, लैंड लॉक कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, और कैपिटल कौन सी है इसकी? कंपाला। सो आई होप यहाँ पे हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेशन।